नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 में एक नया टॉपिक लेकर आ चुके हैं। और इस टॉपिक से पहले के जो भी जितने भी टॉपिक है वो हमने सभी ख़त्म कर दिए हैं। अगर आपको उन्हें भी जाकर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, उस पर टैप करके आप सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो सारी वीडियोज़ को। तो दोस्तों, हम शुरू करेंगे यहाँ पर पराग अभिक्रम या पराग कारक क्या होता है। दोस्तों, आपने अगर इस क्लास को पूरा कर लिया तो आपको पराग अभिक्रम और पराग कारक ये दो प्रकार के होते हैं, अजैविक और जैविक, दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अगर ये टॉपिक एग्जाम में आता है तो आप इस टॉपिक को एग्जाम में अच्छी तरीके से कर सकते हो और जितने नंबर होंगे वो नंबर पक्के कर सकते हो। तो अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं एग्जाम में, इस टॉपिक को करना है और इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को और भी इस लेक्चर की जो भी वीडियो है उनको जाकर ज़रूर से चेकआउट करना। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को ज़रूर से अंत तक देखना। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पराग अभिक्रम या पराग कारक क्या होता है। ठीक है, पराग अभिक्रम या पराग कारक दो प्रकार के होते हैं, एक तो अजैविक पराग अभिक्रम और एक जैविक पराग अभिक्रम। तो पराग अभिक्रम के दो प्रकार है, अजैविक और जैविक, दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे, बने रहिए क्लास में अंत तक। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि अजैविक पराग अभिक्रमक क्या होते हैं या फिर अजीवीय परागण किस प्रकार से होता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा है कि अजैविक पराग अभिक्रमक या अजीवीय परागण क्या होता है। तो देखते हैं, जब परागकणों का स्थानांतरण अजैविक कारकों वायु एवं जल द्वारा होता है तो उसे अजीवीय परागण कहते हैं। परागण की क्रिया अजैविक कारकों के द्वारा संपन्न होती है, जैविक कारकों के द्वारा नहीं। अजैविक कौन से कारक होंगे, सिंपल से समझ सकते हैं कि अजैविक होंगे वे कारक जो जीवित नहीं है, जैसे वायु के द्वारा, जल के द्वारा। मैंने आपको बता दिया कि वायु के द्वारा और जल के द्वारा किस प्रकार होते हैं, और बाकी आप खुद समझदार हो। ठीक है, तो अजीवीय परागण एक संयोगात्मक घटना होती है, अतः इसकी अनिश्चितता और परागकणों की हानि से संबंधित तत्वों की क्षतिपूर्ति हेतु पौधों द्वारा बीजांडों की तुलना में परागणों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। इसलिए पौधे द्वारा अजैविक पराग कारकों का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। देखिए इस लाइन में क्या समझाया गया है, यहाँ पर समझाया गया कि अजीवीय परागण एक संयोगात्मक घटना होती है। संयोगात्मक क्या होती है, जैसे अजैविक परागण होता है वो किस प्रकार से होता है, वायु के द्वारा या फिर जल के द्वारा। तो देखिए, मान लो परागण है, मान लो एक पुष्प पर 5 परागण हैं। ठीक है, अब वो परागण क्या करना चाहते हैं, परागण की क्रिया को संपन्न करना चाहते हैं। तो यहाँ पर होगा अजैविक कारकों के द्वारा, और अजैविक कारकों के द्वारा मान लो वायु के द्वारा हो रहा है। और मान लो 5 परागण है, तो जब वायु हवा चलेगी तो वो उड़कर, जरूरी थोड़ी है कि वो जाकर उसी वर्तिकाग्र पर गिरेंगे, दूसरी साइड हवा चल गई तो दूसरी साइड चले जाएंगे। तो इस क्रिया में क्या होता है, परागणों की हानि ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए जो पुष्प को जो परागकण होते हैं वो अधिक मात्रा में बनाने होते हैं, क्योंकि अधिक मात्रा में बनाएगा तो 100% में से कुछ ना कुछ % तो जाकर गिरेंगे वर्तिकाग्र पर। और अगर 5 होंगे मान लो, तो 5 में से जरूरी थोड़ी है कि एक भी गिर जाए, हो सकता है वो दूसरी तरफ वायु चले तो उस तरफ चले जाए और न गिरे। अगर ज़्यादा होंगे तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी वर्तिकाग्र पर गिरने की। तो इसमें क्या होता है, परागकणों की हानि ज़्यादा होती है। ठीक है, इस कारण से क्या होता है, यहाँ पर बीजांडों की तुलना में परागकणों का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो परागकण होते हैं वो अधिक मात्रा में बनते हैं। जिनमें भी अजैविक परागण होता है उनमें क्या होता है, जो परागकण अधिक मात्रा में बनते हैं। ठीक है, अतः अजैविक पराग अभिक्रमों के आधार पर अजैविक परागण 2 प्रकार का होता है। जो अजैविक पराग अभिक्रमक हैं उनके आधार पर अजैविक परागण को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं ये 2 भाग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पहला आ गया है वायु परागण। अब इस वायु परागण को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी एक एक कड़ी को खोलकर पढ़ेंगे और आपको सब कुछ आने वाला है समझ। वैसे तो आपको पता लग ही गया होगा कि वायु परागण में होता क्या है, लेकिन एक बार अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही सरल टॉपिक है और अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया गया तो आप अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो। इसलिए आप क्या करिए, इसको अच्छी तरीके से समझिए। ठीक है, तो वायु परागण क्या होता है, वायु द्वारा परागकणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण वायु परागण कहलाता है। वायु के द्वारा जो परागण है वो वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे तो ऐसा परागण वायु परागण कहलाता है। ये किस किस में होता है, ये होता है घास में, मक्का में। ठीक है, मक्का में और घास में ये क्या होता है, वायु परागण होता है। ठीक है, अब वायु परागण होता तो है, लेकिन इस वायु परागण की विशेषता क्या है, क्या फ़ायदे हैं।
मतलब ये अलग क्यों है, सबसे अलग है ही, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा इसके द्वारा ही होता है, ठीक है। अब वायु परागण की विशेषताएं देखते हैं एक एक पॉइंट, ठीक है। वायु परागण एक सामान्य प्रकार का परागण होता है, ये एक सामान्य है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप सोच कर भी देख सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रोसेस नहीं है, हवा चलती है, हवा के द्वारा परागण चले जाते हैं, कोई डिफ़िकल्टी है क्या, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल प्रोसेस है। तो इसमें परागण हेतु हल्के एवं चिपचिपाहट रहित परागकणों का उपयोग किया जाता है ताकि वे वायु के झोंकों के साथ स्थानांतरित हो सके। अब भैया एक लफड़ा, अगर मान लो जो परागण है वो चिपचिपे होंगे तो वायु चलेगी, तो वो परागण जहाँ से चिपके हुए हैं वो क्या हट पाएंगे क्या? हवा इतनी तेज़ थोड़ी चलती है कि पेड़ को उखाड़ के ले जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर वो चिपचिपा होगा तो परागण वहाँ से उड़ेंगे ही नहीं। तो इस क्रिया में क्या होते हैं, परागण के होते हैं वो हल्के होते हैं ताकि वायु चले तो वो उड़ सके, और चिपचिपे नहीं होते हैं। चिपचिपे इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि अगर चिपचिपे होंगे तो तेज़ हवा चलेगी तभी वो क्या करेंगे, पुष्प से हट पाएंगे, ठीक है। और पुष्प से हटेंगे ही नहीं तो परागण क्रिया संपन्न नहीं होगी। तो इसलिए इस कंडीशन में क्या होने चाहिए, जो परागकण है वो हल्के होने चाहिए और चिपचिपे नहीं होने चाहिए, जो कि हल्की सी वायु चलेगी तो स्थानांतरित हो सके। अगला पॉइंट है, वायु परागित पुष्पों में पुंकेसर अनावृत या नग्न होते हैं, अर्थात खुले हुए होते हैं। जो वायु परागित पुष्पों में पुंकेसर क्या होते हैं, अनावृत होते हैं, ठीक है। अब देखिए भैया यहाँ पर है कि वायु परागित जिन परागकणों में वायु के द्वारा संपन्न होती है परागण की क्रिया, ठीक है, वहाँ पर क्या होते हैं, पुंकेसर अनावृत होते हैं। अनावृत मतलब आवरण नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगर मान लो उनके ऊपर आवरण पाया जाए, अगर आवरण पाया जाएगा तो क्या होगा, जो भी परागकण उड़कर आएंगे हवा के द्वारा उड़ के आएंगे वो तो उस जो आवरण होगा उसके ऊपर ही रह जाएंगे, वो वर्तिकाग्र पर पहुंच पाएंगे क्या, नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस कारण से ऐसे पादप क्या होते हैं, खुले हुए होते हैं, उनमें कोई आवरण नहीं पाया जाता है, वो अनावृत होते हैं उनके पुंकेसर, ठीक है। अगला, अंडाशय से बड़ा पिच्छक वर्तिकाग्र युक्त होता है, ठीक है। अंडाशय से कैसा होता है, बड़ा होता है। बड़ा क्यों होता है, बड़ा इसलिए होता है ताकि कुछ ना कुछ, मान लो 100 परागण वायु के द्वारा स्थानांतरित हो रहे हैं, तो स्थानांतरित होने के बाद में अगर अंडाशय से बड़ा होगा तो 100 में से 4-5 तो आकर गिरेंगे वर्तिकाग्र पर। अगर छोटा होगा तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि 1-2 भी आकर गिरेंगे। तो ज़्यादा को अपने ऊपर लेने के लिए वो क्या करता है, उसका आकार होता है बड़ा होता है। मतलब ये वाली कंडीशन होनी चाहिए वायु परागण में, या फिर ये वाली कंडीशन होती है, या फिर ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वायु परागण की विशेषताएं बताइए, या फिर किन किन विशेषताओं के होने पर ही वायु परागण संपन्न हो सकता है बताइए। इस प्रकार से पूछा जा सकता है। आपको ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए, प्रश्न किसी भी तरीके से पूछ ले, लिखना आपको यही है, ठीक है। तो अगला पॉइंट है हमारा कि प्रत्येक अंडाशय में एक अकेला बीजांड पाया जाता है। जो हर एक अंडाशय होता है उसमें एक अकेला बीजांड ही पाया जाता है, एक अकेला बीजांड ही पाया जाता है, और इसके अंदर क्या होते हैं, परागकण होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, पुष्पक्रम में असंख्य पुष्पगुच्छ पाए जाते हैं। जो पुष्पक्रम होता है, ठीक है, पुष्पक्रम में असंख्य मतलब बहुत सारी संख्या में पुष्पगुच्छ पाए जाते हैं, पुष्पों के गुच्छे पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मक्का में फूंदने टेलेस होते हैं, वो वर्तिकाग्र एवं वर्तिकाएं होती हैं जो वायु में झूलते हुए परागकणों को आसानी से पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो पुष्प वो होता है, मक्के का पादप होता है। मक्के का पादप अगर आपने देखा है तो मक्के के पादप पर जो भुट्टा होता है उसमें बाल होते हैं, ठीक है, बाल की तरह संरचना होती है, बाल और नहीं होते, बाल की तरह संरचना होती है। तो वो क्या काम करती है, जो पुष्प है, मक्का का जो पुष्प है ऊपर की तरफ होता है ना, वो लंबे लंबे होते हैं, वो पुष्प का नर भाग होता है। उससे क्या करते हैं, जब परागण गिरते हैं तो जो भुट्टे का जो बालों वाला भाग होता है, बालों की तरह संरचना होती है, वो क्या करता है, उन परागकणों को आसानी से अपने ऊपर ले लेता है, या फिर आसानी से पकड़ लेता है बालों की सहायता से, फिर बाल जैसी संरचना की सहायता से। उससे क्या होता है कि वो आसानी से परागण की क्रिया संपन्न कर लेता है, ठीक है। अतः यह भुट्टे में अनुकूलन होता है। इस प्रकार घासों में वायु परागण सर्वथा सामान्य होता है, ठीक है। भुट्टे में ये क्या होता है, अनुकूलन होता है, ठीक है। ये मतलब पाया जाता है परागण क्रिया को आसान करने के लिए अनुकूलित कारक है। इस प्रकार घासों में वायु परागण सर्वथा सामान्य होता है। इसलिए जो घास होते हैं उनमें वायु परागण होता है। सामान्य रूप से घासों में वायु परागण ही पाया जाता है, क्योंकि घास हैं वो बाहर होते हैं और इनके जो उड़ते हैं वर्तिकाग्र होते हैं वो खुले हुए होते हैं, ठीक है। और इनमें जो परागण बनते हैं वो परागण क्या होते हैं, हल्के होते हैं और चिपचिपे
नहीं होते हैं। ठीक है, तो वायु परागण को हमने क्लियर कर लिया है। अगला पॉइंट आता है हमारा जल परागण। तो देखते हैं कि जल परागण क्या होता है। जल परागण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है, देखते हैं जल द्वारा परागणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को जल परागण कहते हैं। तो जल के द्वारा जो परागण वर्तिकाग्र पर जाएंगे तो उस क्रिया को जल परागण कहेंगे। ठीक है, पुष्पी पादपों में जल द्वारा परागण अत्यंत कठिन एवं दुर्लभ होता है। जो पुष्प वाले पादप होते हैं उनमें जल द्वारा परागण अत्यंत कठिन होता है, मतलब बहुत कम होता है, बहुत कम संपन्न हो पाता है। ठीक है, जल परागण क्यों बहुत कम हो पाता है? क्योंकि जल, मान लो कहीं जल है तो जल क्या होता है, उसको वहाँ पर लेके जाना पड़ता है, जल को परागणों को वर्तिकाग्र पर लेकर जाना पड़ता है। लेकिन जल क्या होता है, उसमें पादप नहीं होते हैं। ठीक है, जल के अंदर थोड़ी होते हैं पुष्पीय पादप, जल के बाहर होते हैं, फिर खेतों में वगैरह में होते हैं। तो जल की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन 100 में से 0.01% होती है। तो अगला है कि एक बीजपत्री पादपों में एवं निम्न श्रेणी के पादपों में जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स आदि में होता है। एक बीजपत्री पादपों में एवं निम्न श्रेणी के पादपों में, निम्न श्रेणी के पादप मतलब जो छोटे होते हैं, ज़्यादा विकसित पादप नहीं है, उनमें ही ये क्या जल परागण पाया जाता है, जैसे शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स। तो जो जल में रहते हैं, जो जलीय पादप हैं, उनमें ही ज़्यादातर जल परागण पाया जाता है। तो देखते हैं जल परागण के प्रकार। जल परागण के भी प्रकार हैं, और जल परागण के कितने प्रकार हैं देखते हैं। जल द्वारा परागण निम्न 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से होता है जल परागण। कौन कौन से? अधोजल परागण। ठीक है, अधोजल परागण क्या होता है? देखिए, जब परागण की क्रिया जल के अंदर होती है तो उसे अधोजल परागण कहते हैं, जैसे समुद्री घास, जोस्टेरो, सिरेटोफिल्लम और नाजस। ठीक है, देखिए जब कोई परागण है वो जल के अंदर जाकर जलीय अंदर के पादपों को, जो जल के अंदर होते हैं, उन पादपों को परागण की क्रिया संपन्न करवाएगा उन पादपों में, तो वहाँ पर वो वाला जो परागण होगा वो अधोजल परागण होता है। अधोजल मतलब, अधो मतलब होता है अंदर, जल मतलब जल के अंदर जो परागण की क्रिया संपन्न होती है वो अधोजल परागण कहलाती है। यहाँ पर देखिए समुद्री घास। समुद्री घास क्या होती है? घास होती है नीचे, तो समुद्र के अंदर होती है घास, तो ये ज़मीन के अंदर वाला होता है। और जोस्टेरा ये वगैरह है, ये सब क्या होते हैं? समुद्र के अंदर या फिर जल के अंदर होते हैं। तो इनमें जो परागण को परागित करने के लिए जल के अंदर ही जाना पड़ता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अधोजल परागण होता है। तो अगला है हमारा अधिजल परागण। अधिजल परागण क्या होता है? जब परागण की क्रिया जल की सतह पर होती है तो उसे अधिजल परागण कहते हैं। जल, उसमें तो क्या हो रहा था, अधोजल में तो जो परागण क्रिया होती है जल के अंदर संपन्न होती है, लेकिन अधिजल परागण में परागण की क्रिया जल की सतह पर संपन्न होती है, जल के अंदर भी संपन्न नहीं होती है और जल के बाहर भी संपन्न नहीं होती है, ये जल की ऊपरी सतह पर संपन्न होती है। जैसे वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, ये पादप क्या होते हैं? इनकी जड़ें तो अंदर होती हैं, लेकिन इनकी जो ऊपर के भाग होते हैं, पुष्प वगैरह होते हैं, वो जल से बाहर निकले हुए होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि दूसरे पुष्प के जो परागण होते हैं वो जल की सतह पर गिरते हैं और जल के प्रवाहन के द्वारा बहते हुए दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिर जाते हैं। इस प्रकार से अधिजल परागण की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। तो डायग्राम में देखते हैं हम कि वायु परागण किस प्रकार से होता है। देखिए यहाँ पर ये पौधा है और पौधे के अंदर ये क्या है? ये परागकण है। ये क्या करेंगे? वायु के द्वारा हटेंगे और यहाँ पर इसके वर्तिकाग्र पर जाकर चले जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर हमने देखा था कि अधिजल परागण क्या होता है, कि अधिजल परागण जल की सतह पर होता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल था वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला। ठीक है, अब देखते हैं कि अधिजल परागण को अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि अधिजल परागण किस प्रकार से संपन्न होता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वेलिस्नेरिया एवं समुद्री घास में जल द्वारा परागण की क्रिया को सचित्र समझाइए। वेलिस्नेरिया था यहाँ पर अधिजल परागण और समुद्री घास था अधोजल परागण। ठीक है, तो अधिजल परागण और अधोजल परागण इसको हमें डिटेल से समझना है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। अगर ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं कि कौन सा तो जल के अंदर होता है और कौन सा जल के बाहर होता है, तो आपको ऐसे नहीं पूछेगा अधोजल परागण क्या होता है, फिर अधिजल परागण क्या होता है, या फिर इन दोनों को समझाइए, ऐसे नहीं। एग्जाम्पल देगा और एग्जाम्पल से ही आपको याद करना रखना पड़ेगा कि ये अधोजल है या फिर अधिजल है। अगर आपने ये समझ लिया, अब मैं जो
बताऊंगा, इसका आंसर बताऊंगा, वो समझ लिया तो आप आसानी से बता सकते हो कि अधोजल कैसे होता है और अधिजल कैसे होता है। आपके दिमाग में ये अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेलिस्नेरिया में जल द्वारा परागण किस प्रकार से होता है। देखिए, वेलिस्नेरिया ताजे जल में पाया जाने वाला एक लिंगाश्रयी एवं जल निगमन जल के अंदर पादप है। ठीक है, ये पादप क्या होता है? ये पादप ताजे जल में पाया जाता है। ठीक है, ताजे जल में मतलब बहते हुए जल में मान सकते हैं। ठीक है, जाने वाला एक लिंगाश्रयी पादप है। ये पादप क्या है? एक लिंगी है, द्विलिंगी नहीं है, केवल एक लिंगी पादप है। एवं जल निगमन जल के अंदर पादप ये पाया जाता है। जल निगमन मतलब जल के अंदर। ठीक है, तो जल के अंदर का मतलब ये नहीं है कि जल के बिल्कुल नीचे होगा। ठीक है, मतलब जल के निचली सतह पर तो इसकी वो होंगी जड़ें और थोड़ा बहुत जल के ऊपर होगा। इसमें नर एवं मादा युग्मक अलग पुष्प अलग अलग होते हैं। जो इसमें क्या है, मैंने बताया कि ये एक लिंगी पादप है, तो नर अलग होगा अलग पुष्प में और मादा अलग पुष्प में होगा, अर्थात इसके पुष्प एक लिंगी होते हैं। इसमें नर पादप अधिक संख्या में नर पुष्प उत्पन्न करते हैं जो टूटकर बंद अवस्था में जल की सतह पर आ जाते हैं। जो नर पादप क्या करते हैं? अधिक संख्या में नर पुष्प उत्पन्न करते हैं। जो नर वाले पादप होते हैं एक एक लिंगी होते हैं, एक पादप नर का होगा, एक पादप मादा का होगा। ठीक है, तो क्या होते हैं? जो नर वाले पुष्प होते हैं वो क्या करते हैं? अधिक संख्या में नर पुष्प उत्पन्न करते हैं, जो क्या करते हैं? टूटकर बंद अवस्था में जल की सतह पर आ जाते हैं। वो पुष्प क्या करते हैं? टूटते हैं या फिर सूखकर परिपक्व होकर झड़ते हैं और जल की ऊपरी सतह है उस पर आ जाते हैं। जबकि मादा पुष्प एक लंबे स्प्रिंगानुमा डंठल पर लगे होते हैं और जल की सतह के समानांतर बने रहते हैं। और जो मादा पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं? स्प्रिंग नुमा। स्प्रिंग नुमा मतलब एक स्प्रिंग की तरह होते हैं। स्प्रिंग तो आप जानते हो, स्प्रिंग इस प्रकार से होती है। ठीक है, अब इसमें जब आएंगे तो अंदर जो जहाँ पर वर्तिकाग्र है वहीं पर पहुँचा देंगे। ठीक है, तो ये स्प्रिंग नुमा और डंठल नुमा लंबे संरचना पाई जाती है और वो जल के समानांतरित होती है। ठीक है, जल है, जल के समानांतरित होती है, जैसे आड़ी होती है। यहाँ पर ये जल है, जल के समानांतर मतलब इस प्रकार से स्प्रिंग नुमा पाई जाएगी। तो यहाँ पर जल की सतह पर जो परागण होंगे वो आकर इसी में गिर जाएंगे और ये इस प्रकार से वर्तिकाग्र पर पहुँचा देगी। इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो जब नर पुष्प तैरते हुए मादा पुष्प के संपर्क में आते हैं तो नर पुष्पों के परागकोश फट जाते हैं। वो क्या होंगे? मैंने बताया कि जो नर पुष्प हैं वो टूटकर क्या करते हैं? जल की सतह पर आ जाते हैं। और जब वो आते हैं, बहते हुए आते हैं जल में, तो वो क्या करते हैं? टूटते हैं और टूटकर जो अपने परागकोश हैं उनको हटा लेते हैं और उनसे निकलने वाले जो परागकण होते हैं उनको स्वतंत्र कर देते हैं, जिससे परागकण स्वतंत्र होकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। तो वो परागण है जो यहाँ पर परागकोश फट जाते हैं। ठीक है, और परागकोश फटने के बाद उसके अंदर से परागण निकलेंगे और वो क्या करेंगे? बहते हुए परागकण स्वतंत्र होकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर आकर चिपक जाएंगे। इस प्रकार परागण की क्रिया संपन्न होती है। आपको समझ में आ गया होगा कि परागण क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो ये पादप होते हैं वो क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। एक पादप नर का है और एक पादप मादा का है। तो क्या होगा? जो नर के जो परागण बनेंगे, ठीक है, जो पूरे पुष्प होंगे वही क्या होंगे? परिपक्व होकर टूटकर जल की सतह पर आ जाएंगे। और जो मादा वाला भाग होगा, ठीक है, जो मादा वाले पुष्प होंगे दूसरे पादप के, वो क्या होते हैं? जल के समानांतर होते हैं, स्प्रिंग नुमा। ठीक है, जिससे क्या होंगे कि जब नर पुष्प बहते हुए जाएंगे तो बहते हुए जाते वक्त जो उनके जो परागकोश होते हैं वो फट जाते हैं और फटने के बाद उनसे जो परागकण निकलते हैं वो क्या करते हैं? आगे आ जाते हैं और स्वतंत्र होकर जो मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं और जिससे क्या होता है? परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। परागण की क्रिया के पश्चात मादा पुष्प बंद हो जाता है। इसका वृंत कुंडलित होकर जल के अंदर खींच लिया जाता है। जो परागण की क्रिया संपन्न होगी, ठीक है, परागण की क्रिया के पश्चात मादा पुष्प बंद हो जाते हैं। जो परागण की क्रिया एक बार संपन्न हुई और जो मादा पुष्प होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, जो एक कुंडलित होकर क्या होता है? जल के अंदर की तरफ खींच लिया जाता है। अंदर तरफ मतलब और फिर एक बार परागित हुआ और उसके बाद में और परागण अंदर नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो जो संरचना होती है स्प्रिंग नुमा उसको वापस अपने अंदर जल के अंदर की तरफ खींच लेता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जल की सतह के द्वारा परागण किस प्रकार से होता है। अब देखते हैं कि समुद्री घासों में जल द्वारा परागण किस प्रकार होता है। दो के बारे में पूछा था, एक तो समुद्री घास के बारे में, ठीक है, और एक जो जल की सतह पर होता है उसके बारे में। तो अब देखते हैं समुद्री घास में किस प्रकार से होता है समुद्र के अंदर। तो देखते हैं, समुद्री घासों में मादा पुष्प जल की सतह के नीचे डूबा रहता है।
ठीक है। जो मादा पुष्प होता है वो जल की सतह पर होता है, सतह पर मतलब जल के तलहटे होते हैं उस पर रहता है, और पराग कणों को जल के अंदर ही मुक्त कर देता है। क्या करता है? पराग कणों को कहाँ पर मुक्त कर देता है? जल के अंदर ही मुक्त कर देता है, आंतरिक सतह पर ही। ठीक है। इनके परागण गीले श्लेष्मयुक्त आवरण से सुरक्षित एवं संरक्षित होते हैं। जो समुद्री घास है इनके परागण कैसे होते हैं? गीले होते हैं, श्लेष्मयुक्त मतलब चिपचिपे होते हैं, और आवरण से सुरक्षित रहते हैं, मतलब इनके चारों तरफ आवरण भी पाया जाता है। और एक नोट देखते हैं यहाँ पर कि सभी जलीय पादप परागण के लिए जल को उपयोग में नहीं लाते हैं। जो सारे जलीय पादप होते हैं, ठीक है, वो जल को उपयोग में नहीं लाते हैं परागण के द्वारा। मतलब कि जलीय परागण हमने पढ़ा कि जलीय पादप होते हैं उनमें ज़्यादातर जलीय परागण पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर पाया जाता है, सभी में थोड़ी पाया जाता है। ठीक है। तो कुछ होते हैं जो जल को काम में लेते हैं और कुछ होते हैं जो जल को काम में नहीं लेते हैं, जैसे जलकुंभी, ठीक है, वाटर होइनिन्थन। ठीक है। तो जलकुंभी होती है वाटर होइनिन्थन। ठीक है। ये क्या होती है? वाटर लिली या मुकुदनी होती है, जो जल की सतह पर उपस्थित होती है, जल की सतह पर उपस्थित होती है, जल के अंदर उपस्थित नहीं होती है, किंतु इसका परागण वायु एवं कीटों द्वारा होता है। जल की ऊपरी सतह पर होगी तो वायु के द्वारा भी और परागण आ सकते हैं, क्योंकि इनकी जड़ें तो जल के अंदर होती हैं। लेकिन क्या होता है, इनके जो पुष्प वाले भाग होते हैं वो जल के बाहर होते हैं। ठीक है। जल की ऊपरी सतह के ऊपर लगे हुए होते हैं। जैसे कमल का पुष्प होता है, उसमें भी क्या होता है, पौधे की जड़ें तो जल के अंदर है, लेकिन जो पुष्प वगैरह ये होते हैं वो किसके बाहर होते हैं? जल के बाहर होते हैं। तो बाहरी एक कीट है, वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर बैठेंगे तो कीट द्वारा परागण हो जाएगा, और किसके द्वारा होगा? वायु के द्वारा भी होगा। जब वायु चलेगी तो वो परागण वहाँ से उड़कर उस पर चले जाएंगे। लेकिन जलीय पादप है, लेकिन परागण कीट द्वारा और वायु द्वारा ही हो रहा है। ठीक है। तो अगला देखते हैं हम कि एक प्रश्न और जो एग्जाम में अक्सर ही पूछा जाता है कि किन्हीं दो जलीय पादप के नाम बताइए जिनमें कीटों और वायु द्वारा परागण होता है। ठीक है। तो कीटों द्वारा और वायु द्वारा जो परागण होता है वो बताने हैं हमको। ठीक है। और अभी हमने पढ़े हैं वाटर लिली और जलकुंभी। ठीक है। इनमें कीटों द्वारा भी होता है और वायु द्वारा भी होता है। अभी यहाँ पर पढ़ा है कि इनका परागण वायु एवं कीटों द्वारा होता है। एक नंबर में भी पूछ लिया जाता है कि कीटों द्वारा और वायु द्वारा परागण किसमें होता है। तो अगला है हमारा कि जैविक पराग अभिक्रमक। ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया था? अजैविक पराग अभिक्रमक पढ़ लिया कि अजैविक कारकों के द्वारा परागण किस प्रकार से संपन्न होता है। अब देखते हैं कि जैविक पराग अभिक्रमक के द्वारा किस प्रकार से परागण संपन्न होता है। पुष्पीय पादपों द्वारा कीटों, मधुमक्खियों, चमगादड़ों एवं अन्य जंतुओं आदि का पराग अभिक्रमक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो उसे जैविक पराग अभिक्रमक कहते हैं। तो परागण के लिए पुष्पों द्वारा किस किस को काम में लिया जाता है? मधुमक्खियों को, चमगादड़ों को एवं अन्य सभी जंतुओं को काम में लिया जाता है। ठीक है। वो क्या करते हैं? परागण की क्रिया संपन्न करने में मदद करते हैं। ठीक है। ऐसे जीवों को क्या कहेंगे? ऐसे जो काम में लेने वाले जीव हैं, ठीक, जिनके द्वारा परागण की क्रिया संपन्न करवाई जाती है, उसे जैविक पराग अभिक्रमक कहते हैं। अगला पॉइंट है हमारा जीवीय परागण। जीवीय परागण क्या होता है? देखिए, जीवों द्वारा पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित जीवीय परागण कहलाता है। जो जीव होते हैं, जीव मतलब सजीव, ठीक है, सजीव मतलब जिनमें जीव पाया जाता है, जीव मतलब कार्य करने की क्षमता, गति वगैरह, ठीक है, ये पाए जाते हैं, उनके द्वारा पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होना जीवीय परागण कहलाता है। अगला पॉइंट है हमारा जैविक पराग अभिक्रमक के अनुसार जीवीय परागण कई प्रकार से हो सकते हैं। जो जैविक पराग अभिक्रमक है, इसके अनुसार जो जीवीय परागण होता है वो कई प्रकार से हो सकता है। अब कई कौन कौन से प्रकार से हो सकता है देखते हैं। ये चौकन्ने हो जाए, क्योंकि हमारा यहाँ पर जीवीय जो जैविक परागण है या फिर जीवीय परागण है वो शुरू होने वाला है। इसमें सबसे पहले हमारा जीवीय परागण का जो काम करने वाला जीव है वो है कीट परागण। ठीक है। ये छोटे छोटे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, फिर पूरा जैविक पराग अभिक्रमक क्या होते हैं उनके बारे में बताइए, ये बड़ा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। तो आपको अच्छी तरीके से समझना है ध्यान से। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा कीट परागण। कीट एक जीव है, इसके द्वारा जो परागण होगा वो भी जीवीय परागण होता है। तो किस प्रकार से होता है इसमें, चलिए देखते हैं। ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, केवल समझने का हिस्सा है। समझने के बाद में आप अपने मन से भी लिख सकते हो, रटना कुछ नहीं है, केवल और केवल समझना है। तो देखिए, कीटों द्वारा होने वाले परागण को कीट परागण कहते हैं। जो कीड़े मकोड़े होते हैं,
मैंने आपको बता ही दिया कि कीटों द्वारा परागण किस प्रकार होते हैं। एक कीट एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाकर बैठता है तो उसके परागण किसी प्रकार से उसके चिपक के या फिर मुंह के लग के या फिर पैरों के लग के स्थानांतरित हो जाते हैं, तो वो वहाँ पर कीट परागण होता है। ये कीटों के द्वारा होता है, तो नॉर्मल सी बात है। सबसे अधिक परागण कीटों द्वारा होता है, इनमें भी मधुमक्खी द्वारा सबसे अधिक परागण होता है। लगभग 80 से 82% पादपों में मधुमक्खियों द्वारा परागण होता है। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा परागण किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा। और कीटों में किसके द्वारा, मधुमक्खी के द्वारा 80% होता है। और मधुमक्खी के द्वारा क्यों होता है, मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है बहुत अच्छी तरीके से। तो अगला है हमारा पक्षियों द्वारा परागण। पक्षियों द्वारा परागण किस प्रकार होता है। पुष्प में परागण के लिए गुंजन पक्षी या हमिंग बर्ड सर्वाधिक उत्तरदायी होता है। ये पक्षी क्या करता है, पुष्प पे एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे, दूसरे पुष्प से तीसरे पुष्प पे ऐसे जाकर बैठता है और इनके द्वारा भी परागण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर चले जाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एक बार और देख लीजिए। ठीक है, उदाहरण क्या है यहाँ पर, नियोटीथोना, ठीक है, और केलिस्टेमोन। ठीक है, ये पादप इनमें होता है पक्षियों द्वारा परागण। और कौन से पक्षी द्वारा, गुंजन पक्षी द्वारा। ठीक है, चमगादड़ द्वारा परागण। चमगादड़ द्वारा परागण कैसे होता है, ऐसे पुष्पीय पादप जिनके पुष्प रात्रि में खिले होते हैं उनमें चमगादड़ द्वारा परागण होता है। आपको ये तो पता ही होगा कि चमगादड़ क्या होते हैं, रात में उड़ते हैं। दिन में देखे हैं क्या चमगादड़ होते हैं, देखे होंगे, लेकिन दिन में ज़्यादातर नहीं उड़ते हैं, ये चमगादड़ रात में उड़ते हैं। और बहुत सारे ऐसे पुष्प भी होते हैं जो केवल रात में खिलते हैं। ठीक है, दिन में नहीं खिलते हैं। तो उनमें परागण की क्रिया कौन संपन्न करवाता है, चमगादड़ करवाता है। और किस प्रकार से करवाता है ये तो आप अब तक समझ ही चुके होंगे। जंतु परागित पादपों के पुष्प विशिष्ट प्रजाति के जंतु अभिक्रमक के लिए अनुकूलित होते हैं। कथन की पुष्टि कीजिए। यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है कि जंतु परागित पादपों के पुष्प जिनके द्वारा परागण, जिन पुष्पों में क्या होता है, परागण जंतुओं द्वारा होता है, तो विशिष्ट प्रजाति के जंतु अभिक्रमक के लिए अनुकूलित होते हैं। मतलब जो परागण की क्रिया संपन्न कराई जाती है उसमें क्या करते हैं कि जंतु अभिक्रमक विशिष्ट रूप से अनुकूलित होते हैं। मतलब विशिष्ट रूप से वो उस संरचना में या उस आकार में ढले हुए हैं कि उनके द्वारा विशिष्ट रूप से परागण की क्रिया संपन्न कराई जाती है। इस कथन को हमें अच्छी तरीके से समझाना है। ठीक है, ऐसा प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, तो मैं प्रश्न बनाकर बता रहा हूँ आपको, ताकि क्या है, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न घुमाकर दे दिया जाए तो आप अच्छी तरीके से हल कर सको। तो अगर इस प्रकार से कुछ पूछ लिया जाए तो उसका क्या आंसर देना है, देखिए। जंतु परागित पादपों के पुष्प एक विशिष्ट प्रजाति के जंतु अभिक्रमक के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। जो जंतु परागित पुष्प होते हैं वो एक विशिष्ट प्रजाति के जंतु अभिक्रमक के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। मतलब पुष्प है उनको विशेष रूप से अनुकूलित किया जाता है। एक पुष्प के परागकणों को दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए जो जंतु होते हैं उनको विशेष रूप से अनुकूलित किया जाता है, या फिर अनुकूलित होते हैं उससे परागण की क्रिया को संपन्न कराने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जंतु परागित पुष्प बड़े, रंगीन, सुगंधयुक्त एवं मकरंद से परिपूर्ण होते हैं, इसलिए जंतु इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। जो जिनमें जंतुओं द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है वो पुष्प कैसे होते हैं, ठीक है, वो पुष्प होते हैं बड़े होते हैं जो दूर से ही दिख जाते हैं। रंगीन होते हैं अलग अलग कलर के, जिससे सुगंधयुक्त होते हैं, ठीक है, एवं मकरंद से परिपूर्ण होते हैं। मतलब ये चीज़ें जब पाए जाएंगी तो जंतु उनकी ओर आकर्षित होंगे। जैसे कोई पुष्प है तो हम उसको देखते हैं तो हम सोचते हैं कितना अच्छा पुष्प है, तो उसके पास जाते हैं, ठीक है, उसको तोड़ते हैं या फिर उसके हाथ लगाते हैं। तो अगर पुष्प ऐसे होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है, सुगंधयुक्त होंगे, तो उन पुष्पों में जाकर जंतु जल्दी से उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और किसी प्रकार से परागण क्रिया संपन्न हो जाती है। अगला पॉइंट है, जब पुष्प छोटे होते हैं तो अनेक पुष्प एक पुष्पवृंत में संबंध होकर अधिक उभर आते हैं। जब पुष्प छोटे होते हैं, जब पुष्प पूरी तरीके से बड़े नहीं होते हैं, छोटे होते हैं, तो अनेक पुष्प एक पुष्पवृंत से संबंध होकर अधिक उभर जाते हैं। तो पुष्प क्या करते हैं, पुष्पवृंत से जुड़े हुए होते हैं तो अधिक उभर जाते हैं, मतलब बाहर की तरफ ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो पुष्प की पत्तियाँ वगैरह ये होंगे, पुष्प के अंदर के भाग होंगे, वो आगे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है, जिससे आसानी से परागण क्रिया हो जाएगी। अगला पॉइंट है, पुष्पों द्वारा जंतु अभिक्रमकों से भेंट जारी रखने हेतु पुरस्कार स्वरूप मकरंद एवं परागकण प्रदान किए जाते हैं। जो पुष्पों के द्वारा जंतु परागण से भेंट जारी रखने हेतु, ठीक है,
तो मतलब पुरस्कार के रूप में मकरंद युक्त परागण प्रदान किए जाते हैं, जिससे क्या हो सके, जंतु के द्वारा परागण हो सके। ठीक है, इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए जंतुओं को परागकोश एवं वर्तिकाग्र के संपर्क में आना ही पड़ता है, जिससे परागकण जंतु के शरीर से चिपक जाते हैं। इसमें क्या होता है, जंतु होते हैं तो जंतु क्या करते हैं, वो जंतु क्या करते हैं, परागकोश एवं वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं। जब वो परागकोश के संपर्क में आएंगे तो उस जंतु के परागकण चिपक जाते हैं, और जब वो वर्तिकाग्र के संपर्क में आते हैं तो कुछ परागण उस चिपके हुए होते हैं, वो छूटकर या फिर हटकर उससे अलग होकर वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं और परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। सिंपल। इस प्रकार परागकणों से लिप्त जंतु वर्तिकाग्र के संपर्क में आता है और परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। इस प्रकार से होता है कि परागण वो उसमें क्या होता है, जंतु वर्तिकाग्र के संपर्क में आ जाते हैं। ठीक है, पहले तो परागण कण के संपर्क में आते हैं, जिससे परागकण चिपक जाते हैं, और फिर वर्तिकाग्र संपर्क में आते हैं, परागण क्या होते हैं, छूटकर गिर जाते हैं। ठीक है, अगला एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या, बाह्य प्रजनन युक्तियाँ क्या होती हैं, उल्लेख कीजिए। जो बाह्य प्रजनन युक्तियाँ क्या होती है उनके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि बाह्य प्रजनन युक्तियाँ क्या होती हैं। पुष्पीय पादपों द्वारा विकसित ऐसे साधन या उपाय या फिर युक्तियाँ जो स्वपरागण को रोककर और परपरागण को प्रोत्साहित या बढ़ावा देने में सहायक होती है, तो उन्हें बाह्य प्रजनन युक्तियाँ कहते हैं। मतलब सिंपल सा है। ठीक है, क्या मतलब है कि पौधे में कुछ ऐसी युक्तियाँ या फिर ऐसे कार्य होते हैं जो क्या करते हैं, स्वपरागण को रोकते हैं, ऐसा साधन उत्पन्न करते हैं, ऐसा संरचना बनाते हैं, फिर ऐसा समय बनाते हैं जिससे क्या होता है, स्वपरागण नहीं हो। क्योंकि स्वपरागण में कोई फ़ायदा नहीं होता है, उल्टा मैंने आपको स्वपरागण और परपरागण में बताया था। ठीक है, कि क्या फ़ायदे होते हैं स्वपरागण के और क्या नुकसान होते हैं स्वपरागण के। ठीक है, और परपरागण के फ़ायदे और नुकसान भी बताए थे, लेकिन परपरागण के फ़ायदे ज़्यादा थे, नुकसान कम थे। इसलिए पौधे सबसे ज़्यादा प्रेफर किसको करते हैं, परपरागण को करते हैं। ठीक है, अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मैं आपको ज़रूर से एडवाइस दूंगा कि आप पहले उन लेक्चर को देखिए, उसके बाद क्रम वाइज इन लेक्चरों को देखना, तो आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और उन लेक्चर्स को देखने के लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, उस पर जाकर टैप करोगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट जाकर मिल जाएगी और आप स्टेप बाय स्टेप एक एक भाग को अच्छी तरीके से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि बाह्य प्रजनन युक्तियाँ क्या होती हैं। तो इसमें क्या होता है, पादप है वो ऐसी संरचनाएं विकसित करता है, ऐसा समय शेड्यूल बनाता है जिससे क्या होता है कि उसे स्वपरागण न करना पड़े। ठीक है, ऐसी सिचुएशन उत्पन्न करता है कि जिससे उसे स्वपरागण न करना पड़े और परपरागण करना पड़े। ऐसी जो संरचनाएं बना लेता है, ठीक है, ऐसी जो बढ़ावा दे लेता है ऐसे कार्यों को, तो उसे बाह्य प्रजनन युक्तियाँ कहते हैं। अतः पुष्पीय पादपों द्वारा परागण के लिए निम्नलिखित बाह्य प्रजनन युक्तियाँ विकसित की गई है, जो निम्नानुसार है। तो पुष्पीय पादपों के द्वारा जो बाह्य प्रजनन युक्तियाँ कौन कौन सी विकसित की गई है, किसके द्वारा, पादपों के द्वारा या फिर कृत्रिम रूप से भी करवाई गई है। ठीक है, तो वो कौन कौन सी है देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा विषम काल पक्वता या फिर भिन्न काल पक्वता। तो मैं आपको यहाँ पर नेम से ही पता लग जाता है कि विषम काल पक्वता, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि विषम काल पक्वता क्या होता है, पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, लेकिन मैं फिर से जो ये पॉइंट है उनके द्वारा ही आपको समझाऊंगा। ठीक है, और इन पॉइंट के द्वारा ही समझ जाओगे और आप जैसे पॉइंट याद करके और आप अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, पॉइंट के द्वारा ही मैं समझा दूंगा कि क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि विषमकाल पक्वता। विषमकाल पक्वता या फिर भिन्नकाल पक्वता, इसमें क्या होता है, एक पादप होता है वो क्या होता है, द्विलिंगी होता है, लेकिन उसमें जो पहले मान लो पहले नर भाग परिपक्व हो गया लेकिन मादा भाग परिपक्व नहीं होता है, जिस कारण से जो पादप है उसको स्वपरागण नहीं कर सकता है, क्योंकि एक भाग तो परिपक्व हो गया लेकिन एक भाग परिपक्व हुआ ही नहीं, तो स्वपरागण संभव है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर इस कारण से जो परपरागण ही हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर विषम काल पक्वता दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है, यहाँ पर है पुंपूर्वता प्रोटेंड्राई। ठीक है, पुंपूर्वता प्रोटेंड्राई क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले पुष्प का जो नर भाग है, नर जननांग है, वो परिपक्व होता है। पहले नर जननांग परिपक्व हो जाता है लेकिन मादा जननांग परिपक्व हुआ ही नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पर विषमकाल पक्वता की सिचुएशन है। ठीक, विषमकाल पक्वता मतलब विषम यानी अलग, ठीक है, काल यानी समय, पक्वता मतलब पकना या फिर
बिल्कुल मतलब हो जाना सटीक, ठीक है। तो विषमकाल परिपक्वता का मतलब क्या है, अलग समय में परिपक्व होना। तो दोनों है वो अलग अलग समय में परिपक्व होंगे। तो पुंपूर्वता में क्या होगा, पहले नर भाग, पुं मतलब पुंकेसर, पूर्वता मतलब पहले, पुंकेसर पहले परिपक्व होगा। और पुंकेसर कौन सा भाग होता है, पुष्प का नर भाग होता है। तो पहले पुंकेसर परिपक्व हो चुका है, लेकिन मादा भाग परिपक्व हुआ ही नहीं है। तो परागण क्रिया संपन्न हो पाएगी क्या, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इतना तो आप समझदार हो, ठीक है। ऐसा कौन कौन से पादप में होता है, देखिए साल्विया में होता है, कपास में होता है, सूरजमुखी में होता है। ये आदि पुष्प के होते हैं, पुंपूर्वता प्रदर्शित करते हैं। अतः द्विलिंगी पुष्प में पुंपूर्वता के कारण ही परपरागण होता है। जो द्विलिंगी पुष्प हैं उनमें पुंपूर्वता होती है, ठीक है, इस कारण से ही परपरागण होता है। पुंपूर्वता या फिर विषमकाल पक्वता होती है, इस कारण से ही परपरागण संभव है। अगर पुंपूर्वता या विषमकाल पक्वता नहीं है द्विलिंगी पादपों में, तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, स्वपरागण ही करेंगे, ठीक है। तो इसका अगला पॉइंट है हमारा कि स्त्री पूर्वता या प्रोटोगाइनी, ठीक है। अब देखते हैं कि पुंपूर्वता या प्रोटोगाइमी क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर इस नाम से ही पता लगा सकते हैं, ठीक है। स्त्री पूर्वता, स्त्री मतलब मादा भाग, पूर्वता मतलब पहले, मतलब उसमें क्या हुआ था, उसमें नर भाग पहले परिपक्व हुआ था, इसमें क्या होगा, इसमें मादा भाग परिपक्व होगा। इतना कॉमन सेंस रखना पड़ता है, इतना कॉमन सेंस सबको रखना पड़ता है। देख कर ही पहले, सबसे पहले आपको जो पॉइंट है उसको देखना है और उसको समझना है। उस पॉइंट से ही आधा तो आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। तो रटना नहीं है बिल्कुल भी, समझ समझ के पढ़ना है, ठीक है। समझ समझ के पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में भी अच्छे से कर सकते हो। और ये बात याद रखना, एग्जामिनर जब कॉपी को पढ़ता है फिर चेक करता है, तो वो ये नहीं देखता कि टीचर ने क्या पढ़ाया था, ठीक है। वो ये देखता है कि बच्चा खुद के मन से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए और उस नॉलेज को अपनी तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए, न कि उसको रट के आना चाहिए, ठीक है। अपनी तरीके से प्रेजेंट करेगा तो जहाँ पर आपको 80 नंबर मिल सकते हैं वहाँ पर आपको 90 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो बताता हूँ कि स्त्री पूर्वपक्वता में क्या होता है कि पुष्प का जो स्त्री भाग होता है, मादा भाग होता है, वो पहले परिपक्व हो जाता है। इसी को स्त्री पूर्वपक्वता कहते हैं या फिर स्त्री पूर्वता प्रोटोगाइमी कहते हैं। तो स्त्री पूर्वता में वर्तिकाग्र पराग कोशों से पराग कणों के मुक्त होने से पहले ही परिपक्व वैग्राही हो जाता है। पराग कण तो परिपक्व हुए ही नहीं और यहाँ पर स्त्री भाग है वो परिपक्व हो गया, ठीक है। तो ऐसा जो पादप है उसमें स्वपरागण हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें भी परपरागण होता है ऐसी स्थिति में। तो कौन कौन से पादप होते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। रोजेसी या ब्रेसिकेसी सरसों के पादप में होता है, और चंपा पादप में होता है, बरगद के पादप में होता है, पीपल आदि द्विलिंगी पादपों में स्त्री पूर्वता के कारण परपरागण होता है। ऐसे पुष्पों में द्विलिंगी पुष्प, ठीक है, द्विलिंगी होते हैं पुष्प तो, लेकिन फिर भी इनमें परपरागण होता है। सिचुएशन आपने देख लिया, सिचुएशन क्या है। तो जिस तरीके से विषमकाल पक्वता, उसी तरीके से दूसरा आता है विषमवर्तिकात्वता, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप नेम से ही देख सकते हैं कि विषमवर्तिकात्व क्या होता है। विषम यानी अलग, वर्तिकात्व मतलब वर्तिका, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग वर्तिकाग्र अलग अलग होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे होते हैं ये सब कुछ। परागकोश पुंकेसर एवं वर्तिकाग्र भिन्न स्थानों पर अवस्थित होते हैं, जिससे उसी पादप में परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आ पाते। तो इस स्थिति को विषमवर्तिकात्व कहते हैं। होता क्या है इसमें देखिए कि परागकोश एवं वर्तिकाग्र, ठीक है, ये दोनों होते हैं, परागकोश होता है और वर्तिकाग्र होता है। इनमें भिन्न भिन्न स्थानों पर अवस्थित होते हैं, अलग अलग स्थान पर होते हैं। एक स्थान पर परागकोश होते हैं और एक स्थान पर वर्तिकाग्र होता है। पुष्प के नर भाग है और मादा भाग है, दोनों अलग अलग स्थानों पर व्यवस्थित होते हैं, जिससे उसी पादप में परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में नहीं आ पाते। तो इस स्थिति को विषमवर्तिकात्व कहते हैं। मतलब एक पादप में क्या होता है, एक अलग स्थान पर तो पुंकेसर व्यवस्थित हो गया और अलग स्थान पर स्त्रीकेसर व्यवस्थित हो गया, तो दूर दूर हो जाते हैं। फिर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दोनों मिल ही नहीं पाए, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि दोनों के मिलने के चांसेस 0% हो जाए, तो इसे हम विषमवर्तिकात्व कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि पादप में दोनों भाग हैं, नर भाग भी है, मादा भाग भी है, पादप द्विलिंगी है। लेकिन हो क्या रहा है कि पादप में जो दोनों भाग है वो ऐसे स्थान पर व्यवस्थित हैं कि जो नर भाग है उसके परागकण, उसके जो स्त्री भाग है उसके वर्तिकाग्र पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं,
ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, विषम वर्तिकात्व होता है। तो देखते हैं कि ऐसा किस में होता है। कैरियोफिलेसी कुल के पुष्पों में वर्तिकात्व की लंबाई पुंकेसरों से बहुत अधिक होती है। जो वर्तिका है उसकी लंबाई पुंकेसर से बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जो पुंकेसर है वो तो नीचे रह गया और जो वर्तिका वो बहुत ऊपर होती है। तो किस प्रकार से वो जो परागकण होते हैं वो उड़ के भी या फिर कीटों के द्वारा इतने ऊपर जाकर वर्तिका में प्रवेश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस कारण से यहाँ पर भी क्या नहीं हो पाता, द्विलिंगी पादप होने के बाद भी यहाँ पर परागण क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। एक नोट देखते हैं। उपयुक्त दोनों ही युक्तियाँ भिन्नकाल पक्वता और विषम वर्तिकात्व स्वयं युग्मन या ऑटोगेमी को रोकती हैं। स्वयं युग्मन मतलब स्वयं परागण को रोकती हैं, स्वयं युग्मन को रोकती हैं। भिन्नकाल पक्वता और विषमकाल पक्वता दोनों क्या करती है, स्वयं युग्मन को रोकती हैं। अगला पॉइंट है हमारा एक लिंगी पुष्पों का उत्पादन। ठीक है, इसमें क्या होता है, पुष्प क्या होते हैं, एक लिंगी ही होते हैं। ठीक है, या तो नर भाग होगा या फिर मादा भाग उपस्थित होगा। ऐसे पादप क्या होते हैं, एक लिंगाश्रयी पादप होते हैं। और ये इनका उदाहरण है पपीता और खरबूज। ठीक है, पपीता और खरबूज ये क्या होते हैं, एक लिंगी पादप होते हैं। या तो इनमें नर भाग होता है या फिर मादा भाग होता है। अर्थात नर पादप में नर पुष्प और मादा पादप में मादा पुष्प होते हैं। दोनों एक में ही नहीं होते हैं, केवल ये पादप एक लिंगी होते हैं। इस कारण से इनमें जो स्वपरागण नहीं पाया जाता है। इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट देखिए हमारा कि एक लिंगाश्रयी परिस्थिति स्वपरागण एवं सजात पुष्पी परागण दोनों को ही अवरोधित करती है। जो एक लिंगाश्रयी परिस्थिति है वो स्वपरागण को और सजात पुष्पी परागण दोनों को ही अवरोधित करती है, फिर रोकती है। जैसे पपीता और खजूर। ठीक है, इनमें क्या होता है, सजात पुष्पी परागण अवरुद्ध होता है। सजात पुष्पी परागण मतलब जो अपनी जाति के पुष्पों के द्वारा परागण होता है वो। ठीक है, अगला है हमारा स्वयं असामंजस्य या फिर स्वयंबद्धता। इसको देखते हैं कि क्या होता है। जब द्विलिंगी और समकाल पक्वता वाले कुछ पुष्पीय पादपों के पुष्पों में परागकण अपने ही पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद भी अंकुरित नहीं हो पाते हैं या फिर स्त्री केसर पर परागनलिका की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, तो इस घटना को असामंजस्य या फिर स्वयंबद्धता कहते हैं। इसमें क्या होता है कि द्विलिंगी पादप होता है वो समान काल में परिपक्व तो हो गया, लेकिन कुछ पुष्पीय पादपों के पुष्पों में परागकण अपने ही पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद भी उस पादप के जो परागकण है वो उसी पुष्प पे या फिर दूसरे पुष्प पर पहुंच गए हैं, लेकिन वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद भी अंकुरित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, परागण क्रिया संपन्न तो हो गई लेकिन फिर भी अंकुरित नहीं हो पाते, निषेचन नहीं हो पाता है। या फिर स्त्री केसर पर परागनलिका की वृद्धि, ठीक है, फिर परागनलिका की वृद्धि क्या होती है, अवरुद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से कुछ असामंजस्य उत्पन्न हो जाते हैं। इसे क्या कहलाते हैं, स्वयं असामंजस्य या फिर स्वयंबद्धता कहते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कौन कौन से पादप में होता है। देखिए, ऑर्किड्स, तंबाकू, पैसिफ्लोरा, पिटूनिया और चाय आदि पादपों में क्या होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, स्वयंबद्धता का गुण। और यहाँ पर नोट देखते हैं कि एक स्वयं असामंजस्य एक वंशानुगत प्रक्रम तथा स्वयं परागण को रोकने का उपाय है। यहाँ पर इस प्रकार से क्या होता है, स्वयं असामंजस्य के द्वारा जो वंशानुगत प्रक्रम है उसको चलता रहता है, वो वंशानुगत होता है। ये स्थिति क्या होती है, स्वयं असामंजस्य की, ये वंशानुगत होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती जाती है। ठीक है, ये प्रक्रम, और इसके द्वारा क्या होता है, स्वयं परागण को रोका जाता है या फिर अंत प्रजनन को रोका जाता है। अगला पॉइंट है हमारा अवरुद्ध परागणता। ठीक है, या हर्कोगेमी। अवरुद्ध परागणता क्या होता है, देखिए, द्विलिंगता एवं समकाल पक्वता वाले कुछ पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र के मध्य प्राकृतिक अथवा संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण स्वयं परागण संपन्न नहीं हो पाता है। तो इस स्थिति को अवरुद्ध परागणता कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि द्विलिंगी पादप होते हैं और वो समान समय में ही परिपक्व होते हैं, लेकिन कुछ पुष्पों में परागकोश एवं वर्तिकाग्र के मध्य, लेकिन कुछ पुष्प होते हैं उनमें परागकोश, ठीक है, नर भाग और मादा भाग के मध्य में कुछ संरचनात्मक अवरोध उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण उनमें
स्वपरागण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। ठीक है, संरचनात्मक अवरोध मतलब किसी में कुछ भाग बन गया, किसी में कुछ भाग नहीं बना है, जिस कारण से क्या होता है, स्वपरागण संपन्न नहीं हो पाता है। जैसे नर भाग में कुछ कमी रह गई, ठीक है, तो स्वपरागण नहीं हो पाएगा, या फिर नर भाग सही है तो मादा भाग में कुछ कमी हो गई तो भी स्वपरागण नहीं हो पाएगा। ऐसी अवस्था में पुष्प में केवल परपरागण ही संभव होता है। ऐसी अवस्था अगर उत्पन्न हो जाती है तो पुष्प में केवल और केवल परपरागण ही संभव होता है। जैसे आँख में परागकण पोलिनियम के रूप में एकत्रित रहते हैं। आँख जो आंकड़े का पादप होता है उसमें परागकण किसके रूप में होते हैं, पोलिनियम के रूप में। आपने देखा होगा कि जो आंकड़े का पादप होता है उसमें जो वो होता है, उसके जो परागकण होते हैं, पराग कोश होता है, उसके अंदर, ठीक है, जो परागकण होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्फुटित होने का, परिपक्व होकर वो स्फुटित होता है, तो वो क्या करते हैं, हवा में उड़ते हुए दूसरे पादपों पर जाते हैं। ठीक है, उड़ते हुए आपने अक्सर देखा भी होगा। ठीक है, अतः पराग कीटों पर आश्रित रहता है। ठीक है, परागण क्या होता है, कीटों पर आश्रित रहता है इनमें। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा पोलिनियम या परागपिंड। ये क्या होता है, कुछ पुष्पीय पादपों के परागकण आपस में मिलकर एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं, जिसे पोलिनियम कहते हैं। तो कुछ मतलब बहुत कम होते हैं उनके पुष्पों में क्या होते हैं, परागकण आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, परागकण होंगे वो आपस में मिलकर एक विशिष्ट संरचना बना लेते हैं। ठीक है, 2, 4, 5 परागण होंगे वो मिलेंगे और एक संरचना बनाएंगे, विशिष्ट अलग ही संरचना बनाकर परागण की क्रिया को संपन्न कर लेते हैं, जैसे आक और आर्किड। ठीक है, ये पादप होते हैं, ये ऐसा काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर क्लास आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से परागण अंकुरित होता है। ठीक है, आगे की पूरी प्रोसेस को भी देखेंगे, और आपने इससे पहले की कुछ वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर उन्हें भी देख लेना। और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर टैप करना है इस स्थान पर, या फिर आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ पर क्लास 12th बायोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, उस पर जाकर देख लेना है। आप जैसे ही टैप करोगे क्लास 12th बायोलॉजी प्लेलिस्ट पर, ठीक है, और वहाँ पर जाकर टैप करोगे तो आपको सभी वीडियोस स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।